नमस्कार, आप सभी का भरपूर स्वागत है द ऑफिसर अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा सारे लोग, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज से हम लोग जीके जीएस वाले सेक्शन को भी आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। ठीक, तो ये क्लासेस डेली आपको 7 बजे चलती हुई दिखाई देंगे। अवतार सीरीज क्लासेस का नाम है। इसमें हम लोग जीएस के क्वेश्चन जो होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखना, जीएस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन तो बन नहीं पाया है, लेकिन आज हम लोग थ्योरी के सेक्शन को कवर करेंगे। कल से जीएस वाले सेक्शन को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। याद रखना, 10 से 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा ऑफलाइन बैच आ चुका है। याद रखिएगा सारे लोग, मुसल्लमपुर आर्ट वाले सेंटर में आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, चलिए, तो आप सभी की भारी डिमांड पे इस क्लासेस को शुरू किया गया है। याद रखना, आप सभी की बहुत ज्यादा भारी डिमांड पे इस क्लासेस को शुरू किया गया है। ठीक है, हम लोग इस क्लासेस में वो चीजें पढ़ेंगे जो आपसे कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। याद रखना सारे लोग, और फिर वो क्या होता है, उससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक, चलिए शुभारंभ करते हैं। हम लोग सबसे पहली बात हम लोग 1905 से शुरू करते हैं। याद रखना, 1905 से 1905 में क्या हुआ था। ठीक है, पहला 1906 में क्या हुआ था। याद रखिए 1906 में क्या हुआ था। तीसरा 1907 में क्या हुआ था। ठीक है, उसी के साथ साथ 1900 देखिएगा। चौथा अब देखिएगा 1908 में क्या हुआ था। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था। ठीक है, उसी के साथ साथ पांचवा आप देखिएगा 1912 में क्या हुआ था। 1912 में क्या हुआ था। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, डिटेल से बातचीत करेंगे। याद रखना, ऊपर से नहीं, एकदम डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। बस आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस आप सभी लोग जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं इस सेशन को एक बार जरूर से शेयर कर दीजिए। हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे इस सेशन को जरूर से शेयर कर दीजिए सारे लोग। ठीक, जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी लोग ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। हर एक व्यक्ति तक सेशन को पहुंचा दीजिए, ताकि इस क्लासेस का फायदा आपको मिल सके। याद रखना सारे लोग, ताकि इस क्लासेस का फायदा आपको मिल सके। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे इसको सेशन को शेयर कर देना है सभी लोगों को। ठीक है, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज। हम भी शेयर करने जा रहे हैं और आप लोग भी शेयर कर दीजिए सारे लोग। सभी लोग ज्वाइन भी कर लीजिए, सेशन को शेयर करके इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सभी के सभी लोग, जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, सभी लोगों की बातचीत मैं कर रहा हूँ। सभी लोगों की द ऑफिसर अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमको मैसेज जितने लोग किए हैं, मैं थोड़ी देर में उनको लिंक भेज दूंगा। फिलहाल अभी इस क्लासेस को ले लेते हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, चलिए, हर एक व्यक्ति तक सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, हर एक व्यक्ति तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लासेस को, बेसिकली मैं बता दूं आज पीपीटी रेडी नहीं हो पाया है। ठीक है, कुछ तकनीकी कारण की वजह से, लेकिन कल से पीपीटी पे ही सॉल्व करेंगे। 1905 में होता है दोस्तों बंगाल विभाजन। 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। 1905 में क्या होता है मेरे भाई, बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, और इस बंगाल विभाजन को करता कौन है मेरे भाई, लॉर्ड कर्जन करता है। कौन करता है मेरे भाई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को किया जाता है। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया जाता है। और इसी के जस्ट बाद आप देखिएगा क्या होता है मेरे भाई, याद रखना, इसके जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन, याद देखिएगा, स्वदेशी जो आंदोलन होता है, इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जस्ट हो जाती है कब, बंगाल विभाजन के बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी जो आंदोलन रहता है, इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। याद रख लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 1906 में क्या होता है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की क्या होती है मेरे भाई, स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की क्या होती है मेरे भाई, स्थापना की जाती है कब, 1906 में की जाती है। करता कौन है, सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां। सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां के द्वारा क्या किया जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह, याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां। सलीमुल्लाह खां प्लस आगा खां के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की जाती है, 1906 में की जाती है। याद रखिएगा सारे लोग। ठीक है, उसी के साथ साथ फिर आपको बता देता हूं 1907 में क्या होता है, सूरत विभाजन होता है। 1900 सूरत विभाजन कब होता है मेरे भाई, 1907 में होता है। याद रखिएगा, 1907 में होता है। ठीक है, और सूरत विभाजन करता कौन है दोस्तों, उसमें सूरत विभाजन में होता क्या है, गरम दल प्लस, याद रखिएगा, नरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, नरम दल प्लस गरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, सूरत विभाजन में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, रास बिहारी
रास बिहारी घोष के द्वारा, याद रखिएगा रास बिहारी घोष के द्वारा, जिसकी क्या की जाती है दोस्तों, अध्यक्षता की जाती है। याद रखना सारे लोग, सूरत विभाजन की पूछा जाता है। सूरत विभाजन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सूरत विभाजन जब हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। 1909 में क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। याद रखिएगा सुधार अधिनियम आता है, सुधार अधिनियम आता है, याद रखना सारे लोग। और मैं बता देता हूँ मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, ठीक है। उसमें मार्ले क्या रहते हैं? ये मार्ले जो रहते हैं भारत सचिव रहते हैं, मिंटो सेकंड क्या रहते हैं? वायसराय रहते हैं। और इसी टाइम तो आता है पृथक निर्वाचन। देखिए इसी टाइम तो आपका आता है दोस्तों पृथक निर्वाचन आता है, पृथक निर्वाचन आता है, यानी कि जो हिंदू है हिंदू को वोट डालेगा और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को वोट डालेगा। ऐसे एक चीजें लेके ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक प्रावधान ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, लेके आ जाते हैं। याद रखिएगा सारे लोग, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, सभी के सभी लोग, ठीक है। सभी के सभी लोग याद रखिएगा, सारे लोग इसको याद रखिएगा। अभी कई लोगों को क्लासेस के बारे में पता नहीं है, ठीक है। हमें क्लास में बताना भी भूल गया कि भाई इसके बाद जस्ट एक और क्लासेस है, ठीक है। कोई बात नहीं, कल से पता चल जाएगा, सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक। चले 1922 मार्च याद रखिएगा 1912 को, याद रखिएगा 1912 को बंगाल से पृथक करके, याद रखिएगा बंगाल से, याद रखिएगा बंगाल से पृथक करके, बंगाल से पृथक याद रखिएगा करके याद रखिएगा बिहार की स्थापना की जाती है। बिहार की याद रखिएगा, बिहार की क्या की जाती है दोस्तों? स्थापना की जाती है, या बिहार से स्थापना की जाती है। पूछा जा सकता है कि बंगाल से पृथक करके बिहार की स्थापना कब की जाती है? 1912 में की जाती है। 1912 में ही आपको पता होगा कि क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसका नाम रहता है गया अधिवेशन, ठीक है, सॉरी बांकीपुर। 1912 में आप जानते होंगे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आप जानते होंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। कर्ता कौन है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है, संस्थापक रहते हैं, याद रखना सारे लोग, ठीक है। इस समय पूछेगा कि वायसराय कौन रहता है? इस समय वायसराय अगर पूछे कौन रहता है दोस्तों, तो लॉर्ड डफरिन जो रहता है, क्या रहता है मेरे भाई? लॉर्ड डफरिन जो रहता है, लॉर्ड डफरिन इस समय क्या रहता है मेरे भाई? वायसराय रहता है, वायसराय। लॉर्ड डफरिन क्या रहता है मेरे भाई? इस समय वायसराय रहता है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक रहते हैं, वायसराय लॉर्ड डफरिन रहता है। अगर प्रथम अधिवेशन पूछे कहाँ होता है? प्रथम अधिवेशन अगर पूछ ले कि प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है मेरे भाई? क्या देखिएगा प्रथम अधिवेशन कहाँ पे होता है दोस्तों? बंबई में होता है। कहाँ पे दोस्तों? बंबई में होता है, याद रखना सारे लोग। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता याद रखिए, अध्यक्षता अगर पूछे कौन करता है दोस्तों, तो W.C. बनर्जी, याद रखिएगा W.C. बनर्जी के द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। W.C. बनर्जी जो रहते हैं इनके द्वारा ही क्या की जाती है? इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस के बारे में बता दूं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ए.ओ. ह्यूम संस्थापक रहते हैं, वायसराय लॉर्ड डफरिन रहता है। प्रथम अधिवेशन मुंबई में होता है, अध्यक्षता कौन करता है? W.C. बनर्जी करते हैं। अगर पूछे कि ये बताइए पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? पहले अधिवेशन में पूछेगा कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जाता है, लेकिन कहां पे किया जाता है ये भी तो सवाल है। गोकुलदास देखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, देखिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या किया जाता है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना की जाती है, याद रखना सारे लोग। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की जाती है दोस्तों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या की जाती है? कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इस बात को याद रखिएगा सारे लोग। एक बार सेशन को प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग छात्र एवं छात्राएं इस क्लासेस को देख रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, सभी से निवेदन है कि हर एक व्यक्ति तक इस क्लासेस को पहुंचाइएगा। मैं बता दूं, ये जो क्लासेस की जो क्वालिटी देंगे ना, कोई भी पूरे भारतवर्ष में मैं नहीं दे पाएगा, याद रखिएगा साले, क्योंकि इसके लिए हम खुद 5 घंटे पढ़ते हैं, याद रखना, फिर आपको पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए खुद पढ़ के फिर पढ़ाते हैं, याद रखना था, ठीक। चलिए ये तो रहा दोस्तों, हमने बात की किसके बारे में? 1905 के बारे में, 1906 के बारे में, 1907 के बारे में, 1909 के बारे में, 1912 के बारे में, और हमने बात की दोस्तों कांग्रेस के बारे में, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग ब्लड के बारे में बातचीत करते हैं। किसके बारे में हम लोग? आरबीसी। अच्छा कोई बताएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का
निर्माण, आरबीसी का निर्माण कोई बताएगा कि कहाँ पे होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? कोई बताएगा? कमेंट करते हुए इसका आंसर बताइए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, इस सीरीज का नाम आप याद रखिएगा, अवतार सीरीज है, याद रखना। इस सीरीज का नाम अगर पूछे तो क्या है? अवतार सीरीज है, याद रखना। अवतार, वाकई में अवतार लेके आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं, आपको जीके जीएस की चीजों को याद कराने, आपको पढ़ाने और आपको रिवीजन कराने हैं, याद रखना मेरे भाई। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण अगर पूछे कहाँ पे होता है मेरे भाई, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, याद रखेगा। ठीक है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी का अगर पूछे जीवन काल कितने दिन का होता है? जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल अगर पूछे कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग भी खाते हैं, पीते हैं, जन्म लेते हैं, फिर एक समय मर जाते हैं। उसी तरीके से आरबीसी का निर्माण होता है, खाते हैं, पीते हैं, वो भी एक समय आता है, मर जाता है। ठीक, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसकी यदि इसका कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह, आरबीसी का कब्रगाह, यार अगर पूछे आरबीसी का, आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु अगर पूछे कहाँ पे होती है दोस्तों? मृत्यु, याद रखिए आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। नहीं, इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा सारे लोग, कब्रगाह भी कहा जाता है। तो आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना सारे लोग। अच्छा, कोई बताएगा कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है? कोई बताएगा? आप सभी लोग भाइयों में से कोई बताएगा कि जितने भी बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, ठीक, परिवारगण देख रहे हैं, सभी लोग बताइएगा कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है? ब्लड का पीएच मान, ब्लड का पीएच मान क्या होता है? कमेंट करते हुए आंसर बताइए। हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड का पीएच मान क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज बताइए सारे लोग। हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड का पीएच मान क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। केवल चिल्लाने से नहीं होता है कुछ भी, याद रखना। कि हम यहाँ पे आए, ठीक है, एकदम चाप चाप के चलाए, एकदम चाप चाप के चलाए, चिल्लाने से नहीं होता, नॉलेज बोलता है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, नॉलेज बोलता है। तो याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण मैंने बताया अस्थि मज्जा में होता है, जीवन काल 120 दिन का होता है, मृत्यु कहाँ पे? प्लीहा में होती है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, बिल्कुल 7.4 ये ब्लड का पीएच मान होता है। ठीक है, और ब्लड आपका कलर रेड किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड का कलर जो है दोस्तों रेड, अगर पूछे कि ब्लड का कलर जो है रेड किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? ग्लोबुलिन के कारण होता है। अगर पूछे ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है तब, ठीक है, तो Fe यानी कि आयरन पाया जाता है, यानी Fe यानी कि आयरन। हालांकि बहुत सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लड में आप देखेगा तो आयरन पाया जाता है। अब इसी आयरन की जब कमी होती है ना, खासतौर पे महिलाओं को, आप जानते होंगे खासतौर पे महिलाओं को ही ब्लड की कमी होती है, क्योंकि जब मासिक चक्र उनका चलता है तो ब्लीडिंग भी होती है, कई सारी समस्याएं होती है, उनको ब्लड का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी तकलीफों से हमारी माताएं बहनें जूझती हैं, याद रखना। अब इसको लोग कहने में लोग शर्माते हैं, कहने बोलने में लोग शर्माते हैं, अरे भाई वो मानवीय प्रक्रिया है, ठीक है, वो प्रकृति की देन है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखना सारे लोग। ठीक है, अगर आप मानवीय जीवन में यापन कर रहे हैं, अगर मानव है, तो आपको इस सभी कठिनाइयों से जीवन का यापन करना पड़ेगा। ठीक है, तो खास तौर पर अगर महिलाओं में जब आरबीसी की कमी होती है, यानी कि आप जानते होंगे आरबीसी की कमी होती है, तो इनको जो है एक बीमारी हो जाती है, सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया नामक सिकल सेल अनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, सिकल सेल अनीमिया नामक जिनको बीमारी हो जाती है आयरन की कमी से। आयरन किसमें सबसे ज्यादा खाने से मिलता है? पालक। पालक खाइए भरपूर मात्रा में, पालक आप खाएंगे भरपूर मात्रा में तो आयरन की कमी आपकी दूर हो जाएगी। आप पालक अगर खाते हैं भरपूर मात्रा में तो आपकी पालक की जो आयरन की कमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि पालक इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अभी अब हम लोग आते हैं तीसरा। पहले हमने बात की हिस्ट्री पे, ठीक है, दूसरा हमने बात की, याद रखिएगा, दूसरा हमने बात की बायोलॉजी पे। अब तीसरा हम लोग आते हैं पॉलिटी पे। ठीक है, तीसरा हम लोग आते हैं पॉलिटी डे। पॉलिटी वाला कौन सा टॉपिक हम लोग लेंगे? प्रेसिडेंट लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट, क्योंकि हम लोग इसी क्लास में याद कर लेंगे, बाद का कोई झंझट नहीं पालेंगे कि देखिए बाद में सर आपको हमको याद करा देंगे जी, बाद में कुछ याद नहीं होता है, सब इसी क्लास में याद होगा, इसी में हमको पढ़ के सब कुछ याद कर लेना है, याद रखना। ठीक, चलिए लिखेगा हेडिंग राष्ट्रपति, हेडिंग लिखिएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा सारे लोग, राष्ट्रपति। अब देखोगे कि जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, अगर मान लो आर्टिकल नंबर 52 में, 53 में, 54 में, 60 में, 61 में, ठीक है, 72 में,
फिर इसके बाद आप देखिएगा 72 के बाद 111 में, ठीक है, 72 के बाद आप देखिएगा इधर 111 दिखेगा, 123 दिखेगा, ठीक है, 143 दिखेगा, ठीक है। ये सारे कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको पहली बात तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है हमारे देश में निर्वाचित राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, जो कि अमेरिका से नहीं ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना सारे लोग, ठीक। अभी हमारे 15 नंबर की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू हमारे 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। उड़ीसा की, याद रखिए, उड़ीसा की मयूरभंज, याद रखिएगा, उड़ीसा के जो मयूरभंज है, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है, याद रखना, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली है, याद रखना सारे लोग। आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? संथाल जनजाति, संथाल जनजाति से ये बिलोंग करती हैं, याद रखना सारे लोग। किससे? ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। संथाल विद्रोह होता कब है? 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। देखिएगा 1855-56 में क्या होता है मेरे भाई? संथाल विद्रोह होता है, ठीक है, पहले याद रखिएगा सारे लोग। तो अगर पूछे कि 15 नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, उड़ीसा के मयूरभंज के रहने वाले, संथाल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। देश की याद रखिएगा दूसरी महिला, देश की दूसरी महिला रखिएगा राष्ट्रपति है। देश की दूसरी महिला ये राष्ट्रपति है, याद रखना, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। अगर मान लो हमको राष्ट्रपति बनना है, एग्जाम्पल के तौर में मान लो हम, आप जानते होंगे कि बन तो नहीं पाएंगे वैसे, लेकिन सोचने में क्या जाता है, ठीक है, सोचने में क्या जाता है। अगर मान लो भारत का राष्ट्रपति बनना है, भारत का राष्ट्रपति हमको मान लो बनना है, भारत का राष्ट्रपति मान लो हमको बनना है, भारत का राष्ट्रपति बनना है, रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति अगर हमको बनना है, याद रखिएगा सारे लोग, भारत का राष्ट्रपति हमको बनना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक, याद रखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में क्या होना चाहिए? वहां पे जन्मा व्यक्ति ही वहां का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति बनना है तो पहला भारत का नागरिक वो होना चाहिए, ठीक है, पहला कथन ये। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा क्या होना चाहिए मेरे भाई? दूसरा 35 प्लस आयु होना चाहिए, 35 प्लस, याद रखिए 35 प्लस आयु होना चाहिए, अभी 35 आयु होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, 35 प्लस 35 वर्ष, याद रखिएगा 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तीसरा आपको याद रखना है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद को हमारे संविधान ने कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन लाभ का मतलब, पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी, ठीक है, लाभ के पद को कहीं परिभाषित नहीं किया है, लेकिन लाभ के पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी। बस इतना सिंपल तरीके से याद रखिएगा सारे लोग, ठीक है, सिंपल तरीके से याद रखिएगा। लाभ के पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो तब वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, खड़ा हो सकता है। अब कई लोग कहोगे सर ऐसे तो पूरे भारत में 90% से ज्यादा नागरिक हैं, ठीक है, 90% से ज्यादा आपको नागरिक, 60 से 70% नागरिक तो मिले जाएंगे जो इस अवस्था को पूर्ण फिल करते हैं, क्या सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे? नहीं। एक और शर्त, चौथा, ये आप फेल हो जाता है, यहीं पे तो हम लोग हार जाते हैं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्लस 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी जाके हम राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 50 सांसदों का सपोर्ट होना चाहिए, 100 सांसदों का सीधा सीधा सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। सीधा सीधा याद रख लीजिएगा सारे लोग, ठीक। अब ये तो रहा बेसिक। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल वाले पे, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल वाले पे, जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक। चलिए 52 में देखो राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। 52 में आप देखिएगा तो राष्ट्रपति के पद का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, ठीक है मेरे भाई, किया गया है, मान लेते हैं। 53 में राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, शक्ति एवं कार्य का वर्णन है, शक्ति एवं कार्य का वर्णन है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। याद रखना, करता कौन है इसका निर्वाचन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति पद का क्या किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों?
निर्वाचन किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। याद रखिएगा सारे लोग, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव करवाया जाता है। ठीक, 60 में देखिए, मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति जीत गया, ठीक, तो उसके बाद अगर पूछे शपथ कौन लेता है? शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो राष्ट्रपति के ऊपर कोई कदाचार का आरोप लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई राष्ट्रपति है महामहिम में, उनके ऊपर कदाचार का आरोप लगता है, ठीक है, उनके ऊपर कदाचार का आरोप लगता है, तो याद रखिएगा उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में देखोगे महाभियोग का वर्णन है, महाभियोग का वर्णन है। याद रखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, याद रखना सारे लोग। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, क्षमादान है, राष्ट्रपति क्षमादान भी कर सकता है, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। ठीक, उसी के साथ साथ 111, 123, 143, 111 हो जाएगा, 123 हो जाएगा और 143 हो जाएगा। ठीक है, 111, 123 और 143 हो जाएगा। अब इसमें क्या है भैया, सुनिए, 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है, वीटो पावर है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, याद रखिए अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 123 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है कौन? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है कौन? हमारे महामहिम सलाह लेते हैं, मानना ना मानने के ऊपर वो बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या हो गया भाई, कोई आवाज उठा रहा है? साउंड ऑन क्लियर है ना भैया और बहनों? फेक आईडी है वाईटी पर, अदलान रहे हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल आईडी है, याद रखना, ये ओरिजिनल आईडी है। हम जिस पे क्लासेस ले रहे हैं केवल यही ओरिजिनल आईडी है, बाकी सारी आईडी फेक है, याद रखना, सारी आईडी फेक है। तो उन सभी फेक आईडी से दूर रहिएगा सारे लोग, याद रखना, उन सभी फेक आईडी से दूर रहिएगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक, चलिए, तो वीटो पावर 111 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में और सुप्रीम कोर्ट से सलाह 143 में, याद रखिएगा सारे लोग। अब थोड़ा सा हम लोग बातचीत, अभी हमने किस पे बात की, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री पे बातचीत की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को कुछ कवर किया, उसी के साथ हमने कुछ जो है बायोलॉजिकल टर्म्स को कुछ कवर किए, उसी के साथ साथ अभी हम लोग जो है दोस्तों बायोलॉजिकल टर्म को ही कवर किए। तो इसके बाद आप देखिएगा हमने किस पे दोस्तों पॉलिटी वाले सेक्शन को कवर किया। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ ज्योग्राफी वाले सेक्शन को भी कवर करते हैं, जिनसे पेपर में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंटिन्यूअस बन रहे हैं, जिनसे पेपर में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कंटिन्यूअस बन रहे हैं, उनको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, याद रखना सारे लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से, एकदम ईमानदारी से क्लासेस को करना। मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, चल, अब देखो, हम अंकेश सर की तरह अच्छा मैप नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद ही उनसे सीखते हैं, लेकिन हाँ जीके जीएस के हिसाब से ठीक रहेगा समझाने के लिए, याद रखना सारे लोग। ठीक है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई हैं, याद रखना सारे लोग। तो उनसे जो भी सीखने को मिलेगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, याद रखना सारे लोग। ठीक है, अब देखिए, अब अच्छा तो नहीं बना हुआ हमको भी पता है, ठीक है, अच्छा तो नहीं बना है वो हमको भी पता है, ठीक है, अच्छा तो नहीं बना है ये हमको भी पता है तो प्लीज बताइएगा मत, ठीक है, कुछ बोलिएगा मत प्लीज, ठीक है, क्योंकि अच्छा तो नहीं बना है ये हमको भी पता है और आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना बन गया है कि आपको समझाने लायक ठीक है, आपको समझाने लायक ठीक है कि इतना में हम आपको समझा देंगे, याद रखना मेरे भाई, ठीक है, इतना तो बन गया है कि आपको हम समझा पाएंगे, ठीक, इतना तो बन ही गया है कि हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, इतना तो बन ही गया है कि आपको अच्छे से समझा सकते हैं, याद रखना मेरे भाई, ठीक। चलिए, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है कि भारत ग्लोब में कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच अवस्थित है, तो याद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री, या देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर स्थित है, याद रखिएगा, इस तरीके पूर्वी अक्षांश स्थित है, याद रखिएगा सारे, ठीक है। अब 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, यानी कि इस तरीके से ग्लोब में देखिएगा ना, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, इस तरीके से लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। इस तरह खड़ी खड़ी जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी लेटी हुई रेखा है तो आप जानते हो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 60 मिनट से लेके, ठीक है, उत्तरी अक्षांश
उत्तरी अक्षांश अगर पूछे 8 डिग्री 60 मिनट से लेके, इस तरीके से लेटी हुई रेखा है अक्षांश बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 60 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और पूर्वी देशांतर अगर पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको बता दिया, ठीक। तो 8 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का उत्तरी अक्षांश स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। आप देखोगे ये क्या है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश स्थित है। और पूर्वी देशांतर अगर पूछे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की अवस्थिति हमको देखने को मिलती है, ठीक। चलिए अब हम बातचीत करते हैं इसके बारे में। भारत के बीचों बीच एक रेखा होकर गुजर रही है जिसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है कर्क रेखा, याद रखना, जिसका नाम है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है, याद रखना। अब इसको याद करने की ट्रिक हम कई बार बताए हैं, गरम छज्जे, याद रखिएगा, गरम छज्जे, याद रखिए, गरम छज्जे पर तीर मार, गरम छज्जे पर तीर मार, ये हमारा याद करने का ट्रिक है, याद रखना। ग से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। या से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तीर मार, तीर मार, मार से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, याद रखिएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक है गरम छज्जे पर तीर मार, याद रखना। इसको याद करने की ट्रिक है, मेरी ट्रिक है, गरम छज्जे पर तीर मार। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा, म से मिजोरम, ठीक है। याद रखना सारे लोग, पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ये क्रम वाइज है, लाइन वाइज है, लाइन वाइज, याद रखना, लाइन वाइज, लाइन वाइज। अब कभी कभी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ लेता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछे तो कितनी है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, याद रखना सारे लोग, उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई है। चौड़ाई अगर पूछे कितना है मेरे भाई, ये चौड़ाई, कभी कभी चौड़ाई भी पूछ लेता है ना, अलग कलर से दर्शाते हैं, ठीक है। चौड़ाई अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अलग कलर से इसको दर्शाते हैं। देखो चौड़ाई अगर मैं बात करूं, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। लंबाई अगर पूछे तो 3214 किलोमीटर है, याद रखना। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल, याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल, याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछ ले कितना है, कि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछे कितना है, तो 32 लाख, याद रखिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, याद रखना, ठीक है। याद रखिएगा सभी के सभी लोग। पूर्वी देशांतर बता दिया, उत्तरी अक्षांश बता दिया मैंने, कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच अवस्थित है, भारत का कुल क्षेत्रफल बता दिया, लंबाई चौड़ाई बता दिया, कर्क रेखा कहां से गुजरती है ये बता दिया। अब ये मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है भारत में, याद रखना, 82.5 डिग्री से। अब ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन बनेगा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, पहले तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा, याद रखिएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, याद रखना सारे लोग। ये पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, याद रखना, ये एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। पहले याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होके मानक समय रेखा होके गुजरती है, याद रखना। इन 5 राज्यों से मानक समय रेखा होके गुजरती है, ये पॉइंट याद रखिएगा सारे लोग। इन 5 राज्यों से क्या होके गुजरती है, मानक समय रेखा होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह से मानक समय रेखा होकर गुजरती है। इस पॉइंट को जरूर से याद रखिएगा सारे लोग, ठीक। अब जैसे कि भारत के कुछ पड़ोसी देशों को याद करने का ट्रिक है, बचपन एमबीए, बचपन एमबीए, बचपन एमबीए, पड़ोसी देशों को याद करने का ट्रिक है। ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर का, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करते हैं कितना, वो भी विवादित 106 किलोमीटर का, ठीक। अब इसको याद करने का ट्रिक है बचपन एमबीए, बस इतना याद रखिएगा, बचपन एमबीए इसको याद करने का ट्रिक है। देखिए
ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान, अ से अफगानिस्तान। याद रखिएगा, ये याद करने का ट्रिक है बचपन एमबीए। हम तो इसे याद किए थे, मेरा बचपन से एमबीए करने का सपना था, हम इसे याद किए थे। बाकी अब जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद होना चाहिए। याद रखना मेरे भाई, याद जरूर से होना चाहिए। पड़ोसी देश बता दिया, कर्क रेखा बता दिया, मानक समय रेखा बता दिया, भारत की लंबाई चौड़ाई बता दिया, भारत का क्षेत्रफल बता दिया, मानक समय रेखा कहां से गुजरती है ये बता दिया, कर्क रेखा कहां से गुजरती है ये बता दिया। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजों पे बातचीत की है, ठीक है। अभी हमने बातचीत की है किस पे, अभी हमने बात की, पहले तो हिस्ट्री वाले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद हम लोगों ने कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। फिर हमने पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को हमने अभी जो है सॉल्व किया है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कुछ उसको सॉल्व किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, याद रखना। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को उठाएंगे, याद रखना, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स को, जैसे कि पूछा जाता है एलआईसी की स्थापना कब होती है, एलआईसी की स्थापना, एलआईसी की स्थापना पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना। एलआईसी की स्थापना कब होती है, एसबीआई की स्थापना कब होती है, एसबीआई की स्थापना, एसबीआई की स्थापना कब होती है, एसबीआई की स्थापना कब होती है। तीसरा आपसे पूछा जाता है सेबी की स्थापना कब होती है, याद रखिएगा सारे लोग, सेबी की स्थापना, याद रखिए सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी की स्थापना कब होती है। चौथा आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई की स्थापना कब होती है, आरबीआई की, याद रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना होती है वो स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब होती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी, याद रखिएगा जो जीएसटी है, जीएसटी कब लागू हुआ, कब, याद रखिएगा जीएसटी कब लागू, याद रखिए कब लागू हुआ, जीएसटी कब लागू हुआ, ठीक है। इसी तरीके के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है मेरे भैया, इस बात को याद रखना सारे लोग, ठीक है। जितने लोग क्लास को कर रहे हैं, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे प्रिय छात्र हैं जिनको पता ही नहीं कि शंकर सर आज से जीके जीएस की क्लासेस भी ले रहे हैं। हालांकि हमको कल बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग 10-10 हजार लाइव भी पढ़ाएंगे, याद रखना। 1000 तो बहुत दूर की बात है, याद रखना, बहुत पास की बात है, ठीक है। ये समर्पण पे ही आपके डिपेंड करेगा, ये आपके डेडिकेशन पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितना सपोर्ट करते हैं और कहां तक आप लेके जाते हैं। ये केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक। चलिए बताइए, तो एलआईसी की स्थापना होती है 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना होती है। इसके हेड इस समय कौन है, सिद्धार्थ मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती साहब, याद रखिएगा शायद सिद्धार्थ मोहंती इसके हेड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एसबीआई की स्थापना कब होती है, 1955 में होती है, याद रखिएगा 1955 में होती है। सेबी की स्थापना बताइए सब लोग, सेबी की स्थापना कब होती है, कमेंट करते हुए आंसर बताइए। सेबी की स्थापना कब होती है, बताइए, ये सेबी की स्थापना कब होती है। पानी पी लिया जा भाई, सुबह से क्लास ले रहे हैं 5 बजे भोर से। अप्रैल 1992, जी। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना होती है। अधिनियम अगर पूछे कब आता है, 1988। सेबी, देखो सेबी अधिनियम 1992 में आता है। भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को होती है। अधिनियम आप पूछे क्या लिख रहे हैं आप सभी लोग, ना सेबी पूछ रहा हूं, याद रखना सारे लोग। सेबी की स्थापना में पूछ रहा हूं, याद रखना सारे लोग कि सेबी की स्थापना कब होती है। सेबी की स्थापना कब होती है, 12 अप्रैल 1992, 12 अप्रैल 1992, हाँ ठीक कहा, याद रखिएगा। हाँ दिख नहीं रहा था कमेंट, इसलिए पास गए थे, याद रखना सारे लोग। सेबी की स्थापना अगर पूछे तो 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना होती है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट में जब पैसा निवेश करते हैं ना आपको, तो धोखाधड़ी से बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम यही करता है, याद रखना मेरे भाई, ठीक। चलिए, आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है दोस्तों, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या होता है मेरे भाई, जीएसटी लागू होता है, देखना गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होता है।
ठीक है। पूछा जा सकता है कि जीएसटी भारत में कब लागू होता है, तो याद रखना था 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू होता है, याद रख लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, बिहार जीके हम लोग कवर करेंगे कल से, इसमें याद रखना। ठीक है, हम लोग बिहार जीके को भी इसमें इंक्लूड करेंगे ताकि बिहार जीके भी आपका साथ साथ में कवर होता रहे। ठीक है, कोई तकलीफ आपको लेनी नहीं है। ठीक है, सुबह 5 बजे हम लेंगे आपका करंट अफेयर्स, 7 बजे लेंगे जीके जीएस, 8 बजे आ जाएंगे आपके प्यारे मनीष सर, फिर उसके बाद मनीष सर के बाद आपको शेड्यूल बता देता हूँ। ठीक है, शेड्यूल क्या है आज के क्लासेस का वो बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शेड्यूल बता देता हूँ मैं, एकदम फोकस के साथ ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली बात, अभी हमारी क्लासेस एंड होगी। हमारी क्लासेस एंड होने के बाद आप देखिएगा आज हमारा जो है स्वाभिमान सीरीज भी शुरू हो रहा है, याद रखिएगा स्वाभिमान सीरीज। ठीक है, 2 घंटा चलेगा शाम को 5 से 7 बजे तक। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जैसे कि कुछ चर्चा में रहने वाले कुछ प्रमुख जो है, चर्चा में क्या, जो नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क जो होता है उनसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, कंटिन्यूअस आते हैं, याद रखना। ठीक, दस ही लिखेंगे लेकिन सॉलिड लिखेंगे। फिर आप भी याद करिएगा कि 2 ऑफिसर अड्डा वाले हम लोग क्यों कहे जाते हैं, बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, मान के चलना। ठीक है, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है बताइए सब लोग। ठीक है, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? बेतला, याद रखिएगा, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है? रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क जो चर्चा में है ये कहाँ पे है? सिमलीपाल, याद रखिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ठीक है, उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा, याद रखिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि सभी लोग बताइएगा सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, उसी के साथ साथ आपसे पूछाएगा शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, उसी के साथ साथ वाल्मीकि, याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? चलिए इन सभी पे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इन सभी का कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिए। जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस क्लासेस को देख रहे हैं प्लीज मैं शेयर करने के लिए निवेदन करता हूं आपसे कि इस सेशन को जरूर से शेयर करिए सारे लोगों तक। जितने भी लोग इस क्लासेस को देख रहे हैं मैं सभी से आग्रह और निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस सेशन को जरूर से शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। याद रखना सारे लोग, ये केवल और केवल आप कर सकते हैं, सिवाय आपके कोई नहीं कर सकता। ठीक, प्लीज। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर मैंने दिया है उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको क्या करूंगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा, वहां से डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाना। ठीक, बताइए, एकदम सही आंसर दीजिएगा। एक साथ भी लिख के आंसर दे सकते हो, बारी बारी से देने की कोई आवश्यकता नहीं, एक साथ भी आंसर लिख के दे सकते हो। ठीक है, एक साथ भी आंसर लिख के दे सकते हैं आप, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा महावीर नेशनल पार्क अगर पूछे ये कहाँ पे है दोस्तों, ये गोवा में है। कहाँ पे? गोवा में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। बेतला नेशनल पार्क अगर पूछे तो झारखंड में है। ये कहाँ पे है मेरे भाई? झारखंड में आपका बेतला नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ पे है तो उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको। ठीक है, कंचनजंगा अगर पूछे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? कंचनजंगा, कांजीरंगा नहीं है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है।
कंचनजंगा नेशनल पार्क अगर पूछे कहाँ पे है मेरे भाई, तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। सरिस्का हो गया, रणथंबोर हो गया, घाना हो गया, ठीक है। शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, शांत घाटी, फूलों की घाटी रहता तो उत्तराखंड हो जाता, शांत घाटी अगर पूछे तो केरल में हो जाएगा, शांत घाटी केरल में हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये कहाँ पे है आपके बिहार में है, ये कहाँ पे है मेरे भाई, बिहार में आपको देखने को मिलेगा, याद रखना। मतलब हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। हमने साइंस के भी कुछ क्वेश्चन को भी कवर किया है, हमने इसमें नेशनल पार्क वगैरह को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। हम इसमें हर एक डायमेंशन को, हर एक क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को टच करते हुए चलेंगे जिनके चांसेस एग्जामिनेशन में आने के काफी ज्यादा होंगे, याद रखना, ठीक है। वही घिसा पिटा डायलॉग नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कब हुई, वही घिसा पिटा डायलॉग हम लोग लेके नहीं चलने वाले हैं, कुछ भी याद रखना सारे लोग। कुछ ऐसा देंगे जिससे आपका फायदा हो, कुछ ऐसा देंगे जिससे क्या हो, आपका फायदा हो, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाएगा जिससे केवल केवल छात्र हित को ही फायदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब वही मकबरा पकबरा, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपका जो पीआरटी का सिलेबस है, पीआरटी का जो सिलेबस है उसमें एशियन हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री है ही नहीं, पहली बात याद रखना। उसमें एशियन मिडिवल हिस्ट्री दोनों है ही नहीं है, याद रखना मेरे भाई। अगर आप पढ़ते हैं तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, याद रखना। मैं पहले आप खुल के बता रहा हूँ, उसमें एशियन मिडिवल नहीं है, उसमें मॉडर्न का वेटेज है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। मैं पहले आपको बता देता हूं, बाकी आप समय बर्बाद करना चाहते हो तो ये आपकी अपनी मर्जी है, मेरी कोई मर्जी नहीं है। इसलिए मैं इसमें चाहता तो एशियन का भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन कहीं का करूं मैं, क्यों करूं, मुझे पता है नहीं मतलब है, वेटेज नहीं है, फालतू में आपका समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे जो आप हाल फिलहाल में जैसे कि कुछ मोमेंट होते हैं, कुछ जो होती हैं तिथियां होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। कुछ नदियां होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग 10 मिक्स लिख देते हैं, उसका आंसर आप दे दीजिएगा। 10 मिक्स लिख देते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर दे दीजिएगा। कल से हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन छटे हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा, ठीक। चलिए सभी लोग इसका आंसर जरूर जरूर से दीजिएगा। बताइएगा सभी लोग कि हीरे की चमक का कारण क्या है, हीरे की चमक, हीरे की चमक, या देखिए हीरे की चमक का कारण, हीरे की चमक का कारण क्या है, बताइएगा सभी लोग। हीरे की जो चमक है, इस हीरे की चमक का कारण क्या है, ये बताइएगा सभी लोग। कमेंट करते हुए आंसर लिखिएगा सारे लोग, ठीक। चलिए बताइएगा सभी लोग, ठीक। चलिए सभी लोग बताइएगा कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, पहली फैक्ट्री याद रखिएगा सभी लोग। पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी, पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी, ये बताइएगा सभी लोग, ठीक है। सभी लोग बताइएगा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, लूनी नदी का उद्गम याद रखिएगा, उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। मौद्रिक नीति याद रखिएगा कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति जो है, ये मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मौद्रिक नीति ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। मौद्रिक नीति जो होता है वो पूछ रहा हूं मैं, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये बताइएगा सभी लोग, ठीक है। उसी के साथ साथ सभी लोग इसका आंसर जरूर जरूर बताएंगे कि जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है, जर्मन सिल्वर याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है, किससे बना है, जर्मन सिल्वर किससे बना है, ठीक है। पर्पल फेस्टिवल कहाँ होता है, पर्पल महोत्सव कहाँ होता है, पर्पल महोत्सव कहाँ होता है, ठीक है। बिहार का, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइएगा, ठीक है। बिहार में लोकसभा की सीटें बताइएगा, बिहार में लोकसभा की सीटें बताइएगा। 1857 की जो क्रांति होती है बिहार में 1857 की क्रांति में याद रखिएगा पटना से नेतृत्व कौन किया था, ठीक है। उसी के साथ साथ सभी लोग बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका दे पाते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में बना हुआ है, ठीक। चलिए बताइएगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 10 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सारे लोग, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, 10 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक। बताइए सभी लोग, जर्मन सिल्वर किससे मिलके बना है,
क्योंकि बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उसको खुद नहीं पता भाई। ठीक है, हमारे पास केसरी सर हैं, वो आपको जो है ना पूरा ब्रह्मास्त्र पढ़ाएंगे, याद रखना ब्रह्मास्त्र। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए केवल एक ही नाम होना चाहिए, वो है अनिशेख सर, क्योंकि आप उनसे एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए, दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी मतलब अंकेश सर, इंग्लिश मतलब केवल और केवल मनीष सर, और अगर पूछे पॉलिटी मतलब तो केवल प्रशांत रोशन सर, याद रखना। हमारे पास मैथ के ऐसे टीचर है ना जो पीजीटी तक को पढ़ाते हैं, पीजीटी तक को याद रखना, पीजीटी तक को पढ़ाने वाले मैथ के टीचर हैं हमारे पास, याद रखना। ठीक है, जल्दी आपसे मुखातिब होंगे, वो जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलिए पीजीटी समझे ना, पीजीटी तक को मैथ पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना। ठीक, चलिए फिलहाल याद रखिएगा, हीरे की चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, याद रखिएगा, आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद परावर्तन, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रांस में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सूरत में खोली थी, याद रखिएगा। कब खोली थी? 1668 में खोली थी, याद रखिएगा, 1668 में। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली से होता है, याद रखिएगा, कहाँ से? अरावली से होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई करता है, याद रखना। एक साल में 6 बार जारी करता है, याद रखिएगा, एक साल में 6 बार जारी करता है। आप कई लोग क्लासेस को देखेंगे ना तो बैठ के कमेंट करेंगे, अरे ये तो कोई भी बता देगा 6 बार जारी करता है, तो लुसेंटो में लिखा हुआ है। भाई लुसेंटो में लिखा हुआ तो वो याद करके दिखाओ ना। ठीक है, पीएचडी करने से अच्छा कि हम अपना एग्जाम क्लियर कर लें। देखो आजकल के जो लोग हैं ना, जो बहुत अपने आप को बहुत बेहतरीन शिक्षक समझते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। वो लोग क्या करते हैं ना, बैठ के अपनी ही तारीफ खुद करते रहते हैं, ये दिखाते रहते हैं कि ये देखो, वो देखो, ये देखो। भाई तुमको पीएचडी नहीं करना, तुमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तुम सोचोगे कि हम एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लें, पीएचडी कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं करना, तुमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जामिनर जो बात करेगा हम उसी बात को कहेंगे। ठीक है, एग्जामिनर अगर दिन को रात कहेगा तो हम दिन को रात कहेंगे, क्योंकि हमको उसका पार्ट बनना है, हमको एक सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। बाकी जिसको हवाबाजी करनी है वो करते रहे। ठीक, चलिए पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे होता है दोस्तों? ये गोवा में होता है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीटें अगर पूछे तो 40 हो जाएंगी। बिहार में अगर पूछे 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन किया था? बिहार में 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व किए थे कौन दोस्तों? पीर अली। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, याद रखें, पीर अली। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना सारे लोग। ठीक है, जर्मन सिल्वर अगर पूछे किससे मिल के बना होता है? ठीक है, अभी तक आंसर किसी का आया नहीं है, सही आंसर तो आने की उम्मीद ही नहीं लग रही है, याद रखना। तांबा, जस्ता और निकल का बना होता है, याद रखना। तांबा, जस्ता और निकल का मिलके बना होता है जर्मन सिल्वर। किसका? तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा और निकल हो जाएगा। तांबा, जस्ता और निकल, इन तीनों से मिलके क्या बनता है दोस्तों? आपका जर्मन सिल्वर बनता है, याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर बनता है, याद रखिएगा सारे लोग, जर्मन सिल्वर बनता है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा सारे लोग। जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा आपको एग्जाम में समझ में आएगा, याद रखना कि वाकई में सर शंकर सर जो जीएस की क्लास करा रहे थे, अंकेश सर जो क्लास ज्योग्राफी के करा रहे थे, केसरी सर जो है साइंस की करा रहे थे, कोई नहीं है टक्कर में, याद रखना, कोई भी नहीं है टक्कर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना समर्पण के साथ आपको पढ़ाएंगे, डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे। मेन लक्ष्य ये होगा आपको सिलेक्शन दिलाना, बाकी और कुछ बकवास नहीं। ठीक, चलिए बाकी आपकी इस प्यार और याद रखिएगा दुलार के लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा सभी को, याद रखना सारे लोग। और साथ ही साथ मैं बता दूं, जिनको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है 8299339562 पे हमको मैसेज करें, मैं याद रखिएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर करूंगा, वहां से सेशन को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए। और बाकी सभी भाईजनों, बंधुजनों को, जितने भी छात्र जन हैं, उन सभी लोगों को बता दीजिए कि शंकर सर भी जीके जीएस की क्लासेस लेके आ चुके हैं, जिस क्लासेस का नाम है अवतार सीरीज। जिस क्लासेस का नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? अवतार सीरीज, याद रखना सारे लोग। ठीक, तो बस भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड सभी से ये कामना करता हूँ आप सफल हो, सेलेक्ट हो और एक दिन पूरे भारत में द ऑफिसर अड्डा का जो है नाम रोशन करें। ठीक है, और मैं बता देता हूँ प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसको सब्सक्राइब लोग कर सकें, क्योंकि इस नाम से कई सारी फेक आईडी बन चुकी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस नाम से कई सारी फेक आईडी बन चुकी है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है द ऑफिसर अड्डा से गूंज रहा है, लेकिन उनको ओरिजिनल चैनल नहीं मिल पा रहा है। और हमारी देखिए, हमारा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बताना भी जरूरी है क्योंकि कई छात्र परेशान हैं, उनको मिल नहीं रहा है। हमारा ऑफलाइन बैच कल से शुरू हो रहा है, हमारा ऑफलाइन बैच कल से शुरू हो रहा है। अगर आप बैच को लेना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो द प्लेटफॉर्म
द प्लेटफॉर्म कोचिंग है पुराना वाला शाहगंज में, वहीं पे क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है। आप जाइएगा, वहां पे आपको मनीष सर देखने को मिल जाएंगे, हमारे बाकी शिक्षक भी देखने को मिल जाएंगे जो आपका एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो कल से हम आपसे मुलाकात करेंगे ऑफलाइन में। ठीक है, कल आपके सामने रूबरू होंगे, जब हमारी क्लासेस लगेगी तो हम क्लासेस भी लेंगे, याद रखना सारे लोग। ठीक, तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कंप्लीट करिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। कल एमसीक्यू के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज तो जैसे तैसे हमने आपको बता दिया, ये तो ट्रेलर था मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है, देखना आगे आगे होता है क्या। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।